हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में कल यानी 12 फरवरी को एक जनरल इलेक्शन हुआ और जिसमें जो दो मेन कंटेस्टिंग पार्टी थी वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी। ये दोनों ही पार्टी पास्ट में अगर देखें तो साथ में इलेक्शन लड़ी है, लेकिन उस समय होता था कि भाई अवामी लीग इसके अगेंस्ट में होती थी, लेकिन इस बार अवामी लीग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों ही पार्टी अब एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ी और अब फाइनली जो रिजल्ट आया है उसमें बीएनपी की करने की डिसाइसिव मैंडेट मिला। इनफैक्ट इट हैज़ ब्रोकन ऑल इट्स प्रीवियस रिकॉर्ड्स। अगर आप देखें कि इस बार जो अनऑफिशियली जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि बीएनपी विल गेट 212 सीट्स आउट ऑफ 299। एक सीट पे इलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि जो कैंडिडेट का डेथ हो गया था। और इसके अगर हम कंपैरिजन में देखें तो जमात इस्लामी को करीब 70 सीट्स मिले हैं। सबसे आश्चर्य की बात कि जो एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी जो स्टूडेंट लीडर्स ने फॉर्म किया था उसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बुरा रहा। इट हैज़ गॉट ओनली 5 सीट्स आउट ऑफ 30 सीट्स दैट इट कंटेस्टेड। और इसीलिए अगर आप रिएक्शन भी देखें इलेक्शन का तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो अब ये एनसीपी वालों ने दे हैव एलिज्ड वोट रिगिंग और उनके हिसाब से कि भाई इलेक्शन में ये जो धांधली हुई है जिसके कारण दे हैव परफॉर्म वेरी पुअरली। ऑन द अदर हैंड जमात इस्लामी ने यद्यपि it has conceded defeat to BNP and promised to do positive politics, not opposition for the sake of opposition। तो उनका वहाँ तक तो बड़ा ही मैंने कह लें कि पॉलिटिकली करेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद आज जमात इस्लामी ने भी and they have also expressed their doubts. They have doubted the integrity of the election process, क्योंकि उनका जो आर्गुमेंट है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग। दे हैव सेड दैट देयर वेर इन डिस्क्रिपेंसी इन अनऑफिशियल अनाउंसमेंट्स। तो भाई अभी तो ऑफिशियली कुछ कहा ही नहीं है, अनऑफिशियल में अगर जो डिस्क्रिपेंसी आती है या इनकन्सिस्टेंसी आती है तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो है ही अनऑफिशियल। तो उसमें अगर क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, सो इट इज बट नेचुरल दैट देयर विल बी इनकन्सिस्टेंसी इन दैट। एनसीपी तो चूंकि एनसीपी ने पहले ही माने पोल की जो इंटीग्रिटी पे और फेयरनेस पे क्वेश्चन उठाया, और एनसीपी और जमात इस्लामी दोनों का अपना टाई अप भी था इस इलेक्शन में, तो नेचुरली जमात इस्लामी टू विल हैव टू ज्वाइन इशू विथ एनसीपी। लेकिन अगर आप इस पूरे इलेक्शन को देखें, ये जो रिजल्ट आया है उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो जमात इस्लामी का जो अंडर परफॉर्मेंस आया है, क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीद थी और इवन इंटरनेशनल जो बहुत सारे ऑब्जर्वर्स थे, दे वर एक्सपेक्टिंग ए वेरी गुड परफॉर्मेंस फॉर जमात इस्लामी, और in fact it was supposed to be a major contender for power in Bangladesh, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका एक सीधा मतलब होता है कि जमात इस्लामी की जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी। दे वांट टू set up an Islamic state in the country and implement this run a state based on the Islamic principles। इसका मतलब है कि भाई शरिया कानून को लागू करेंगे, और शरिया के आने से आप जानते हैं कि भाई बांग्लादेश कोई होमोजेनियस सोसाइटी नहीं, इट इज़ ऑल्सो पोलरिस्ट सोसाइटी। डिफरेंट कम्युनिटी के वहाँ लोग हैं और
उन लोगों की जो स्थिति हो जाएगी, और उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो, अगर हम इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड स्टेट चले तो उसमें उनका डिस्क्रिमिनेशन होगा। और इनफैक्ट शेख हसीना के जाने के बाद, इन पोस्ट शेख हसीना पीरियड, अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो सफ़र रहा है उसमें दो ही कौम है, एक तो जो माइनॉरिटीज़ और दूसरा जो है वो वीमेन। और जमात इस्लामी का एक मानना है कि भाई वीमेन दे हैव टू लिव अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मेन, यानी उनकी जो भागीदारी अगर पब्लिक लाइफ में है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर सोशल यू नो इंटीग्रिटी और मॉरलिटी। इसके माध्यम से वो देखते हैं, यानी मोर और लेस आप कहें कि ये जो जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी है वो सेम है जो तालिबान की आइडियोलॉजी, लेकिन यही है कि तालिबान प्रैक्टिस एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम, लेकिन ये उसका जो टोन डाउन वर्जन का ले वो प्रैक्टिस कर रहा है। और इसके पास तो जमात इस्लामी के पास तो एक बैगेज, हिस्टोरिकल बैगेज भी है फॉर कोलूडिंग विथ पाकिस्तान ड्यूरिंग लिबरेशन वॉर इन 1971। तो ये सारे लोगों को इस इलेक्शन में कि पहले और इवन इलेक्शन के बाद भी डाउट तो था ही कि अगर जमात इस्लामी पावर में आती है तो देन द कैरेक्टर ऑफ द स्टेट विल कम्प्लीटली चेंज। और इसीलिए वहाँ के लोगों में एक फियर तो था ही, क्योंकि अगर आप देखें कि बांग्लादेश के जो सोशल कंपोजिशन है या इवन पॉलिटिकल कल्चर है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। वहाँ के जो मुल्ला और सेना, आर्मी और ये जो रिलीजियस क्लर्जी, उसके बीच का जो साँठ-गाँठ है उससे काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ अगर आप देखें कि बांग्लादेश में जिस तरह से ये जो 18 मंथ्स पोस्ट हसीना पीरियड है उसमें आर्मी का जो रोल रहा है वो बड़ा ही क्रेडिट वर्दी है। इट हैज़ नेवर, माने इनके पास तो पूरी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इट कैन कैप्चर पावर इन द नेम ऑफ रीस्टोरी stability in the country, but army didn't do anything like that. It behaved like a professional army. तो उस स्तर पर तो एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट। इवन अगर आप पॉलिटिक्स में भी देखें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर होता वो जमात इस्लामी ही था। जमात इस्लामी, हालांकि जमात इस्लामी अपने आप को थोड़ा बहुत एक कहने की एक मॉडरेट फेस प्रेजेंट करना चाह रही थी, लेकिन इसका जिस तरह से एसोसिएशन अदर जो रिलीजियस आउटफिट्स के साथ, दैट वाज वेरी ट्रबलसम। और इवन इंटरिम गवर्नमेंट की भी स्थिति वैसे ही थी। तो ये सारे जो बैगेज एटलीस्ट वहाँ की जो जनता ने, बांग्लादेश के, उनने एक कह लें कि दे हैव पुट ए स्टॉप टू ऑल दिस स्पेकुलेटिव थिंग्स, और इवन दे हैव पुट और they have arrested the slide towards religious fundamentalism in the country. इससे इंडिया को भी एक बड़ी राहत मिली, क्योंकि इंडिया को भी ये था कि भाई अगर जमात इस्लामी पावर में आएगी देन इट विल चेंज द सिक्योरिटी लैंडस्केप इन द कंट्री, और स्पेशली इन द नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसलिए इंडिया को भी बड़ी परेशानी थी कि भाई ये आने के बाद एक तो ऐसे ही इम्पेटस, अगर आप पहले भी देखें तो चूंकि जमात इस्लामी का ही दबदबा था इंटरिम गवर्नमेंट में, मोहम्मद यूनुस वाज बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग द आइडियोलॉजी और इवन द एजेंडा ऑफ द जमात इस्लामी। जिस तरह से ये पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ा रहा था, या इवन चाइना के साथ जिस तरह से इसकी रिलेशनशिप बढ़ रही थी, तो उससे तो एक क्लियर था कि भाई जमात इस्लामी का जो एजेंडा है वो इसको प्रमोट कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें तो मोहम्मद यूनुस was taking all the measures that will hamper cooperation with India. उनका जस्ट एक इंडिया के साथ, इंडिया का जो मोहम्मद शेख हसीना के साथ जो रिलेशन रहा है उसको एक आर्गुमेंट और उसको एक बेसिस बना करके हमेशा एंटी इंडिया सेंटीमेंट एक्सप्रेस किया करते थे। इवन स्टूडेंट लीडर्स सारे एंटी इंडिया जो आर्गुमेंट्स और इवन स्टेटमेंट्स इशू किया करते थे।
लेकिन ये सारी चीज़ें नाउ दे हैव बिकम द थिंग ऑफ द पास्ट। सबसे अच्छी बात है कि बीएनपी को एक कह लें कि मैसिव मैंडेट मिला है, और उसके कारण हुआ कि भाई ये जो इनस्टेबिलिटी का माहौल था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और इवन जो कह लें कि आइडियोलॉजिकल हार्डनिंग और इवन रिलीजियस आइडियोलॉजी जो जिसका अभी काफ़ी प्रोप्रिएट लोग कर रहे थे, वो सब बंद हो गया। क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो ये आइडियोलॉजी है वो दैट इज बांग्लादेशी नेशनलिज्म, यानी जो भी बांग्लादेश के जो सिटीजन है इरेस्पेक्टिव ऑफ फेथ, रिलीजन और कम्युनिटी, all have the same rights, and they have, they will have all the privileges which is available to any Muslim country, Muslim citizens. तो यानी रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ, खास करके इंडिया के साथ भी ये बीएनपी का काफ़ी कोऑपरेटिव और इनका की पॉजिटिव अप्रोच रहा है। हालांकि ये जो जमात इस्लामी वालों ने भी अपना टोन हाल के दिनों में चेंज कर दिया, और दे आल्सो वांटेड पॉजिटिव रिलेशंस विद इंडिया, लेकिन जो ग्राउंड पर अगर आप उसके एक्शन को देखो तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अभी जो मैंडेट मिला है उसके कारण अभी जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल था बांग्लादेश में, दैट इज गॉन। नाउ वी कैन होप फॉर ए स्टेबल गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। दूसरी बात है कि ये जो मैसिव मैंडेट मिला, ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी बीएनपी को मिली, तो उसके कारण नाउ इट डजंट हैव टू कैटर टू द whims of all these religious parties. They don't have to depend upon this opposition, this Jamaat Islami or NCP. It can go ahead, even despite their opposition to any legislative. तो एटलीस्ट ये जो लेजिस्लेटिव पैरालिसिस का जो की संभावना थी वो अब नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई अब बीएनपी को अपना एजेंडा और जो भी इसके जो विजन या मैनिफेस्टो में अपने इन्होंने प्रोजेक्ट किया है उसे इम्प्लीमेंट करना। और अभी तक जो एक कह लें कि इंस्टीट्यूशन जिसका काफ़ी शेख हसीना के टाइम में मोरलेस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हुई, दे हैड बीन वीकेंड बाय द रूलिंग पार्टी एट दैट टाइम। तो अभी इनका एक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई उस जो इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना, लोगों के बीच में जो एक फियर का माहौल था उसको ख़त्म करना, यानी लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह इस्टेब्लिश करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखें कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था शेख हसीना के अगेंस्ट में, दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक बेसिकली रीजंस। इसलिए कि जो यंग स्टूडेंट थे उन्हें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था, उनको लग रहा था कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति काफ़ी हो गई, और इसमें वो लोग जो रूलिंग पार्टी के करीब उन्हें ही मौका मिल रहा है। तो इसीलिए एक अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी कह लें, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सब उसमें मुद्दा था। ये नहीं कि हाँ रिलीजन और अदर थिंग्स। तो अब बीएनपी को भी इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, और इट विल हैव टू डिलीवर ऑन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इवन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने भी ये जो प्रोटेक्शन ऑफ द डिसप्रिविलेज्ड ग्रुप्स और इवन जॉब क्रिएशन, इन तमाम चीज़ों पर इनका भी फोकस है। तो इसीलिए अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई इन चीज़ों पर ध्यान दें। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जियो पॉलिटिक्स, इसलिए कि बांग्लादेश का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जब चाइना और यूएस आपस में एक राइवलरी में, दे आर लॉक्ड इन जियोपॉलिटिकल राइवलरी, उस समय बांग्लादेश अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण काफ़ी स्ट्रेटेजिक होते हैं। तो जैसे ही शेख हसीना गई तो उसके बाद ये सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि इंडिया का तो रिलेशन काफ़ी खराब हो चुका था बांग्लादेश के साथ ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विथ हसीना रिजीम,
तो इसमें जो सारे एक्सटर्नल एक्टर्स थे, जैसे पाकिस्तान है या चाइना, यूएस, they had become overactive in this. Now, once the stable government comes into power, the scope for all these external influences will die down. Or the government will, reformulate its policy based on Bangladesh interest. क्योंकि बांग्लादेश फर्स्ट, ये बीएनपी जो चीफ तारिक रहमान उनका एक डिक्लेयर्ड गोल है. तो एटलीस्ट वी कैन होप फॉर ए नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच फ्रॉम द बीएनपी. और खास करके ये जो कहा जाता है कि भाई यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, तो बांग्लादेश और इंडिया जिस तरह से इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड है, और उसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये तारिक रहमान will not, take any policy measure which will affect its relation or which will undermine India's security interest or anything else. तो इंडिया को just, I think, it will have to maintain a strategic presence as it has been doing in the post Hasina period, and accelerate economic cooperation with the neighboring country. और ऑटोमेटिकली उसी के बाद आप देखें कि जैसे जैसे दोनों के बीच का रिलेशन सुधरेगा, फिर जियोपॉलिटिकल जो इंटरेस्ट इंडिया के हैं या अदर का जो इंटरफेरेंस है, दैट विल ऑटोमेटिकली गो डाउन, एंड देन वी कैन सी a further improvement in India-Bangladesh ties. धन्यवाद.